सीमा उपाध्याय जी, हरिशंकर मोहर जी, वीरेंद्र सिंह राणा जी, श्रीमती अंजुला मोहर जी, आशीष शर्मा जी, रुपेश उपाध्याय जी, हरिशंकर राणा जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारे प्रभावी मतदाता इस समागम में उपस्थित और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मुझे हाथरस में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ मैं आऊँ और देवी महाकाली को नमन न करूँ तो ये शायद मेरा आना अधूरा होगा। सबसे पहले मैं महाकाली मंदिर को नमन करता हूँ, महाकाली महाराज को नमन करता हूँ और दाऊ जी महाराज को नमन करता हूँ। साथ ही साथ काका हाथरसी को कौन भूल सकता है। हाथरस आऊं और मुझे याद है कि उनकी रचनाओं से देश के मूल प्रश्नों पर उन्होंने हमेशा विचार रखा है और हाथरस भी मूल प्रश्नों का जवाब देने में हमेशा उसका इतिहास रहा है। इसलिए ऐसे स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। अभी सम्माननीय अर्जुन जी बता रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल हम सब ने फॉलो करना है। सच में हम सब के लिए प्रजातंत्र में चुनाव में जो एक अवसर होता है, पर्व होता है, उसमें हम भागीदारी तो हो रहे हैं और भाग ले भी रहे हैं, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है और साथ ही साथ अपनी बात जनता तक पहुंचाना यह भी हमारी प्रमुख जिम्मेवारी है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, चुनाव में अक्सर हर एक राजनीतिक दल और हर एक नेता अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करता है। हर तरीके से वो अपनी बात को प्रयास करता है। मतदाता को 15-20 दिनों में अपने 5 साल के भविष्य को तय करना होता है और ऐसे में जब नेता लोभ लुभावने वाले भाषण दें, बड़ी बड़ी बातें कहें, ऐसा लगे कि उत्तर प्रदेश जैसे स्वर्ग को ही उतार दिया जाए और नए नए तरीके से लोगों को लुभाने का प्रयास करें, तो मतदाता भ्रमित भी होता है और मतदाता थोड़ा सा शंकित भी होता है। ऐसी परिस्थिति में जब मुझसे कोई कहता है कि आप बताओ कि किस पार्टी का समर्थन करें, किस नेता का समर्थन करें, किन लोगों का समर्थन करें, तो मैं उनको हमेशा 1-2 बातें बताता हूं और वो बात ये कहता हूं कि देखो, जब तुम रिश्ता करने जाते हो तब तो परिवार की 7 पीढ़ियां ढूंढते हो। इस परिवार का क्या योगदान है, समाज में क्या स्थान है, इस परिवार ने क्या किया है, और फिर उसके बाद कुछ भविष्य की बातें जान करके आगे का रिश्ता तय करते हो। राजनीतिक दल के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। किस राजनीतिक दल को चुनना है, यह तय करने का आधार इस बात पर मत तय करो, चाहे मेरा मैनिफेस्टो हो, चाहे किसी और का मैनिफेस्टो हो, कि हम क्या करेंगे। चयन करने का आधार यह होना चाहिए कि इस नेता ने और इस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही आधार होगा कि वह आगे क्या करेगा।
और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, भैया जरा सा, भाई जरा सा शांत रहिए, और मैं गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि मुझे एक ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य और अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है जिसके बारे में डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि एक भी बात अगर सन 52 से लेकर के आज दिन तक कही है, उस बात से यह पार्टी पर कैसे राजनीतिक दल का सदस्य और अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है जिसके बारे में डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि एक भी बात अगर सन 52 से लेकर के आज दिन तक कही है, उस बात से यह पार्टी पलटी नहीं है, उसको करके दिया है, यह हम आपको कहना चाहते हैं। बाकी हर राजनीतिक दल हर मौसम में हर समय परिवर्तित ही परिवर्तित होती रही। अब आप बताइए, हम लोगों ने 1952 में कहा था कि नहीं कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे? कहा था कि नहीं कहा था? हमारा लोग मखौल उड़ाते थे, मजाक करते थे, ये धारा 370 जाएगी क्या, ये धारा 370 जाएगी क्या, ये धारा 370 जाएगी क्या। हमने कहा हमें ताकत दो, हम करके दिखाएंगे। और आज हम कह सकते हैं कि ये अकेली पार्टी है जिसमें मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई, अमित शाह ने रणनीति बनाई और धारा 370 धाराशाही कर दिया। ये हमको समझना है। लेकिन जब हम धारा 370 को धाराशाही कर रहे थे और इस देश की आत्मा को एक कर रहे थे, तो उस समय आपके पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी क्या कर रही थी? पार्लियामेंट में क्या कर रही थी? अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यह है आधार तय करने का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक समाप्त करो, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी में हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी ने करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश से आजाद कर दिया और उसको हटा दिया। जब हम ये कर रहे थे तो पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? याद करो, आंसू बहा रही थी। और एक बात और ध्यान में रखो, वो ये याद रखो कि पाकिस्तान में भी 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में भी 3 तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में भी 3 तलाक नहीं है, सीरिया में भी 3 तलाक नहीं है, ईरान में भी 3 तलाक नहीं है, इराक में भी 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया जो मुस्लिम बहुल्य है वहां भी 3 तलाक नहीं है। लेकिन हमारे यहां सेकुलर नेता मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। इसको समझो, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसी क्रम में, तो ये क्या सच्चाई नहीं है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर जब अयोध्या में हम कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उस समय की सरकार ने गोलियां चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और आजकल नेताजी घंटी मंदिर में बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं? तो अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब घंटी बजाने से कोई काम नहीं पे, घंटा भी बजाओ कुछ नहीं होगा। गया समय। देश के लोग समझ चुके हैं कि कौन हाथी के दांत है, किसके हाथी के दांत है और किसके हाथी के दांत खाने के कौन है और दिखाने के कौन है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से आधार को पहचानने की जरूरत है, उसको समझना चाहिए। आजकल मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सारे नेता आजकल विकास की बात करने लग गए हैं। विकास। इससे पहले क्या करते थे? ये इतनी जाति है, ये इतनी जाति है, इसको ऐसे जोड़ लो, इसको ऐसे तोड़ लो, इतने धर्म वाले को ऐसे बना लो, उसको। यही राजनीति करते थे कि नहीं करते थे? कभी इन्होंने विकास की बात की?
कभी इन्होंने विकास को आगे रखा? अगर इनका विकास का मतलब था तो विकास अपने परिवार का, विकास का अर्थ इनका था तो अपने लोगों को एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, एक एक घर से 50-50 एमएलए, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन सारे थे कि नहीं थे और हैं कि नहीं हैं? यही इनका विकास का मॉडल था। बाकी विकास का मॉडल क्या था? चुनाव जिता दो, सपा आएगी तो फलाने जाति का राज होगा, बसपा आएगी तो फलाने का राज होगा। यही था कि नहीं था? और आजकल ये बेरोजगार हो गए हैं। क्या कहते हैं? अगर इनकी सरकार आती थी तो क्या होता था? थाना तुम्हारा, फलाने नेता का थाना हो गया, फलाने नेता का जिला हो गया, फलाने नेता की तहसील हो गई। हां या ना? यही था कि नहीं था? और जब से योगी जी की सरकार आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बोलो, माफिया राज था कि नहीं था? पहले था कि नहीं था? बहू बेटियां असुरक्षित थी कि नहीं थी? आज सुरक्षित है कि नहीं है? आगे रखना है कि नहीं रखना है? आप बताइए, लोग पलायन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप बताइए, खनन माफिया था कि नहीं था? आप बताइए, रेत माफिया था कि नहीं था? आप बताइए, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? ये इनका पतीत है। तो आगे भविष्य में क्या होगा? वही होगा जो पुराना जो काम है उसको हमको समझना चाहिए। अभी मैं उनसे कह रहा था, इनका चुनाव बड़ा जोरदार है। आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे बेल पर लड़ रहे हैं। और ये इनकी दोस्ती टूटती नहीं है। और ये बड़ी, देखिए, ये बड़ी गहरी दोस्ती होती है। तुम जेल के अंदर निभाओ, हम बाहर निभाते हैं। ये इनका हाल है। क्या कारण है? क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि ये बाहर बैठकर उनको संरक्षण देते हैं और वो अंदर से धंधा चलाते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। कोई जेल में, कोई बेल पर टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं। ये लड़ेंगे, यही इनके असल साथी हैं। इसको हमको समझना चाहिए और ध्यान में लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। आप बताइए, इन्होंने कट्टरपंथियों को प्रोटेक्शन दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? आप बताइए, इन्होंने जो गुंडागर्दी करते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया कि नहीं दिया? उपद्रवियों को प्रोटेक्शन दिया कि नहीं दिया? इनके राज में वो दंदनाते थे कि नहीं थे? और इनके राज में उनको एसएचओ सलाम करता था कि नहीं करता था? और आजकल योगी जी के राज में तड़ी पार है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश से बाहर है कि नहीं है? और नहीं तो आकर के थाने में सरेंडर कर रहे हैं। ये हमको समझना है, इसको ध्यान रखना है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 300 दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी के राज में 300 दंगे, और योगी जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। हिम्मत नहीं है किसी की। ये कानून व्यवस्था बना करके दी है कि नहीं दी है? और इसको रखना है कि नहीं रखना है? और अगर इसको रखना है तो कमल के निशान को हमको ध्यान में रखना है। आप बताइए, हर दिन ये जातीय तनाव रहता था कि नहीं रहता था? हर दिन धार्मिक तनाव रहता था कि नहीं रहता था? आजकल ये सारे तनाव दूर हो गए कि नहीं हो गए? विकास का नया रास्ता बना कि नहीं बना? ये समाज को बांटते थे कि नहीं बांटते थे? अगर उसी तरीके से देखें, आज कई लोग बोल रहे हैं मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, मुफ्त कर दूंगा। अरे अपने जमाने में जब उस समय मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए तो खिल्ली उड़ाने का काम किया था। तुम्हारे राज में तो बिजली नहीं आती थी, तो बिजली मुफ्त क्या करोगे? ये 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है। सब्ज बाग दिखा रहे हो, बिजली मुफ्त करेंगे। अरे बिजली लाते तब ना मुफ्त करोगे। तुम्हारे जमाने में तो जो हुआ है वो हम सबको मालूम है। कानून राज और गुंडा राज के बारे में तो मैंने बताया ही। हम लोग आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी 42 लाख महिलाओं को उन्होंने घर दिए हैं, टॉयलेट अलग, किचन अलग, बेडरूम अलग, टेरेस अलग, दिया है कि नहीं दिया है, गैस का कनेक्शन अलग। इनके टाइम में क्या था, जिसकी घर पर पड़ी नजर वह घर गया बिक। माफिया था कि नहीं था? ये देने का काम नहीं करते थे, ये छीनने का काम करते थे। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे दुखदाई बात है कि अखिलेश जी ने आतंकवादियों का साथ दिया। ये सबसे दुखदाई बात है। 2010 में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, शायद तारीख गलत हो सकती है, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन 2010 में रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादियों का हमला हुआ। उसमें सीआरपीएफ के 7 जवान मारे गए और 1 रिक्शा वाला भी मारा गया। कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में केंद्र की पुलिस ने एक शहाबुद्दीन नाम के लश्कर तौयबा के कमांडर को पकड़ा और जब पूछताछ हुई तो पता चला कि यह रामपुर के उस घटना को अंजाम देने वाला यह शख्स था। और उसके साथ साथ 7 लोग पकड़े गए, 7, और इन 7 लोगों के खिलाफ केस चला। मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने इन 7 के खिलाफ केस को विड्रॉ किया मुख्यमंत्री होते हुए, और इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के ऑर्डर को क्वैश किया। केस चला, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक मुख्यमंत्री शपथ क्या लेता है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, उसको निभाऊंगा। टेररिस्ट, आतंकवादी, आप बताइए, ऐसे लोगों के हाथ में प्रदेश सुरक्षित है क्या? ऐसे लोगों को आप जिम्मा दोगे क्या? ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की चाबी देनी है क्या? हम अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या कारण है कि इनको इस देश नहीं, इस देश से बाहर के नेता पसंद आते हैं? क्या कारण है कि जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिन्होंने देश के विभाजन के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, वो इनकी जुबान पर आता है, और जिन्होंने इस देश को एक रखने के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल, उनकी चर्चा करना इनके लिए दिक्कत की बात होती है। देखो, मैं कई बार बोलता हूं, अगर आप बोरी में से एक चावल की किस्म पता लगा लेते हो तो एक घटना से नेता की भी नीयत पता चल जाती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इनकी नीयत पहचानो और नीयत को ध्यान में रख करके हमको काम करना है। आप बताइए, इन्होंने गुंडाराज चलाया कि नहीं चलाया? और आप योगी जी ने स्वराज और सुराज चलाया कि नहीं चलाया? माफिया का अंत किया कि नहीं किया? अब हम विकास की कहानी ले लें। उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 59 मेडिकल कॉलेज है। और मुझे हाथरस में भी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है, स्वीकृत हो गया है, स्वीकृत। 352 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। ये विकास की कहानी है कि नहीं? 59, और उस 59 में हाथरस भी आता है। इस बात को भी हमको हमेशा याद रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।